नमस्कार, ये है बजट बाजार। आपका एक बार फिर से आज तक पर स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और आज बजट पर स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको एक एक करके ऐसी बातें इस बजट के बारे में बताएंगे जिससे आप भी एक नए नजरिए से इस बजट को समझिएगा। चुनौती नंबर 1, कोरोना की महामारी, जिसकी मार के बाद ये उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बजट से क्या आम आदमी को कोई फायदा पहुंचेगा। देखिए, जो मिडिल क्लास है उसकी उम्मीदें थी, जो गरीब तबका है उसकी उम्मीदें थी, जो अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान करते हैं व्यापारी, उनकी उम्मीदें थी। हर क्षेत्र में क्या हुआ है या फिर मायूसी हाथ लगी है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। आइए स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत एक ऐसी रिपोर्ट के साथ करते हैं जिसमें एक तरफ उन उम्मीदों का भी जिक्र होगा जो इस बजट से आम जनता कर रही थी, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का वो दावा जिसमें ये विकास के विश्वास का बजट इसे करार दे रहे हैं। देखिए, उम्मीदें धरी की धरी रह गईं और निर्मला सीतारमण ने बजट पेश भी कर दिया। बोली 1 घंटा 31 मिनट, लेकिन सब कह रहे हैं ये बजट महज भाषण सा लगा। विकास और विनिर्माण किया जाएगा। मिडिल क्लास को मायूसी के अलावा कुछ हाथ नहीं लगा। सबसे पहले बजट पर विपक्ष की प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं। मैं मानती हूँ, जब शुरुआत की थी वित्त मंत्री ने, मेरी उम्मीद जाग उठी थी कि शायद अब फाइनली सही दिशा और दशा में बजट जा रहा है। पर जब उन्होंने विस्तार से बजट प्रस्तुत किया, उससे स्पष्ट हो गया कि जो आम आदमी की दिक्कतें हैं उसका किसी तरीके का समाधान नहीं ढूंढा है। महिलाओं की बात करते हैं पर महिलाओं के लिए कुछ नहीं हुआ है, ना युवा वर्ग के लिए हुआ, ना बुजुर्गों के लिए हुआ है। तो समझ में नहीं आया ये बजट जो पेश हुआ है, ना कोई पॉलिसी निर्देश ऐसा दिखा रहा है कि ग्रोथ स्टोरी को बढ़ाएगा। 9.2% जीडीपी बता रहे हैं, पर कैपिटा इनकम रोज देशवासियों का घटता जा रहा है। हमारे देश के अंदर 200 मिलियन यानी 20 करोड़ युवा है जिनके पास नौकरियां नहीं है। आज जो है महंगाई बढ़ रही है तो देश के लोगों की हालत और बर्बाद हो रही है। दूसरी ओर से भूखमरी बढ़ रही है, बेकारी बढ़ रही है। ये सब सच्चाई है। अब बजट से इन अपने लोगों को कुछ राहत मिला या नहीं, ये है सवाल। हम समझते हैं कुछ राहत नहीं मिला, उल्टा उनके ऊपर और शोषण बढ़ेगा। ये अमीरों की बजट है और उन्होंने एक भी कोट किया। मैं सुन रहा था कि महाभारत का कोई एक कोट उन्होंने सुनाया था कि मैं समझता हूँ ये महाभारत में द्रोणाचार्य और अर्जुन की बजट है, एकलव्य की नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि गरीब की बजट ये नहीं है और इस बजट से किसी को फायदा होने वाला नहीं है। हालांकि पीएम मोदी ने इस बजट को कोरोना की आपदा के बीच विकास का नया विश्वास बताया, युवाओं के सपनों को मजबूत करने वाला बजट बताया। ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। ये बजट तत्कालीन आवश्यकताओं का भी समाधान करता है और देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य को भी सुनिश्चित करता है। जिस प्रकार से इस बजट का हर क्षेत्र में स्वागत हुआ है, सामान्य मानवी की जो सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है, उसने जनता जनार्दन की सेवा का हमारा उत्साह अनेक गुना बढ़ा दिया है। लेकिन कांग्रेस ने आम बजट पर तगड़ा प्रहार किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ये देश के सैलरीड क्लास और मिडिल क्लास को राहत न देकर विश्वासघात किया गया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि ये मोदी सरकार का जीरो बजट है। इस बजट में सैलरी वर्ग, मध्यम वर्ग, गरीबों, युवाओं, किसानों और एमएसएमई के लिए कुछ नहीं मिला। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार के इस बजट को कुछ नहीं बजट का नाम दिया। सुरजेवाला ने लिखा, बजट 2020 की सच्चाई, कुछ नहीं बजट। गरीब की जेब खाली, कुछ नहीं। नौकरी पेशा की जेब खाली, कुछ नहीं। मध्यम वर्ग की जेब खाली, कुछ नहीं। किसान की जेब खाली, कुछ नहीं। युवाओं की आशा टूटी, कुछ नहीं। खपत बढ़ाने के लिए कुछ नहीं। छोटे उद्योग को बढ़ा, कुछ नहीं।
तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साल 2022-23 के आम बजट को पेगासस स्पिन बजट करार देते हुए कहा कि इसमें देश के आम लोगों के लिए कुछ नहीं है। ममता ने ट्वीट किया, बेरोजगारी और महंगाई से पिस रहे आम लोगों के लिए बजट में कुछ नहीं है। बड़ी बड़ी बातें हैं और हकीकत में कुछ नहीं है। पेगासस स्पिन बजट है। बहुत ही प्रभावी, ऐतिहासिक और आने वाले 2-3 वर्षों के लिए भारत की आर्थिक व्यवस्था को और मजबूत करने का बहुत ही सार्थक रोड मैप है। तो 5 चीजें, एनवायरनमेंट हो, गति शक्ति हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डिजिटल इकोनॉमी हो, इन सबों को जो सेलेक्ट किया गया है, तो उससे आप देखेंगे कि पूंजी निवेश हो, भारत की आंतरिक मजबूती कितनी, आपने आज ही देखा कि जीएसटी कलेक्शन 1,40,000 करोड़ हो गया जनवरी में 22 में। तो ये तो स्पष्ट दिखाई पड़ता है। तो आज मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है कि क्या एग्रीकल्चर, क्या इन्वायरमेंट, क्या मैन्युफैक्चरिंग, क्या 5G, क्या टेलीकम्युनिकेशन, क्या इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, इन सबों पर बहुत ही प्रभावी ध्यान दिया गया है। इस बजट का मतलब जुमला, जुमला और बड़ा जुमला। ये गरीब विरोधी, मध्यवर्गीय विरोधी, महिला विरोधी, किसान विरोधी बजट है ये। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। इस वक्त संजीव सान्याल, मुख्य आर्थिक सलाहकार वित्त मंत्रालय, हमारे साथ आज तक पर जुड़ रहे हैं। संजीव जी, हमने तस्वीरें देखी थी, आप भी निर्मला सीतारमण जी के साथ काफी उत्साह के साथ सुबह में जा रहे थे। शाम होते होते लेकिन संजीव जी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं बजट को लेकर। एक तरफ प्रधानमंत्री इसे विकास के विश्वास का बजट कह रहे हैं, अमृतकाल का बजट कहा जा रहा है, बहुत सारी बातें निर्मला जी ने भी कही। लेकिन विपक्ष का ये आरोप है कि इसमें हर वर्ग के लिए कुछ ऐसा नहीं है जिससे बहुत राहत महामारी के इस काल में लोगों को मिले। जो 9.2 का ग्रोथ प्रोजेक्शन है, वो किन बिंदुओं पर आप देखते हैं कि वो सही ठहरेगा? दूसरी तरफ महंगाई, बेरोजगारी, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, क्या ऐसा है जिससे हम माने कि इतना गतिमान हमारा ये अर्थव्यवस्था आने वाले साल में होगी? संजीव जी, मुझे राजनीतिक तूतू में घुसना नहीं है। मैं आर्थिक जो मुद्दे हैं उस पे ही आपको मैं उत्तर दूंगा। प्रथम यह है कि देखिए, इस बजट में बहुत सारे ऐसे कदम लिए गए हैं जिससे डायरेक्टली अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा। पहला तो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो हम लोग खर्च करेंगे, वो बहुत पिछले साल भी बढ़ा था, फिर से बढ़ाएंगे। इसका मतलब है कि जो सड़कें बनेंगी, एयरपोर्ट बनेंगे, जो टेलीकम्युनिकेशंस का सिस्टम बनेगा, इससे तो सभी को लाभ मिलता है। युवाओं को भी लाभ मिलता है, बुजुर्गों को भी मिलता है, महिलाओं को भी मिलता है। तो ये कहना कि इससे कोई लाभ नहीं मिलता है, मुझे तो समझ भी नहीं आता कैसे ये कह सकते हैं। दूसरा है कि सड़कें बनाना या एयरपोर्ट बनाना या रेलवे में निवेश करना, हर एक चीज जब किया जाता है तो उसी से तो नौकरियां बनती हैं। अगर इसमें निवेश नहीं किया जाएगा तो फिर नौकरियां कहां से आएंगी? ये कौन से ये आर्थिक कदम चाहते थे जो जिसका क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, उनको क्या चाहिए था जो नहीं किया गया? तो ये आप पूछिए। बेकार में तो सभी कोई किसी चीज की निंदा कर सकते हैं, लेकिन ये ठोस सवाल ये पूछा जाए कि आप क्या करना चाहिए, वो कोई नहीं बताएगा। तो मैं आपको बता रहा हूं, पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश। दूसरा है, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जैसे जो कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेवाएं हैं, जैसे पर्यटन, रेस्टोरेंट वगैरह, उनको महामारी के लहरों से उनपे काफी असर पड़ा है। स्वाभाविक है कि बार बार लहर आने से, उस पे लॉकडाउन होने से उन पे जो प्रभाव पड़ा है, उसके लिए हम लोगों ने 50,000 करोड़ का एक नया स्कीम निकाला है गारंटीड लिक्विडिटी के लिए, जिससे होटल्स वगैरह को सपोर्ट मिले। ऐसे करते करते बहुत सारे, आपको एक पूरा लिस्ट दिया होगा निर्मला जी ने अपने स्पीच में कि क्या क्या कदम लिए गए हैं। तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप कैसे कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया गया। ठीक है, विपक्ष के आरोप हैं जिस पर हम जवाब आपसे ले रहे हैं। जो अगला सवाल मेरा है, लोगों का ये मानना था संजीव जी कि जीएसटी में बम्पर कलेक्शन, जिस पर टैक्स जो करदाता है उनका धन्यवाद भी निर्मला जी ने कहा, लोगों का मानना था कि इतना बम्पर कलेक्शन हो रहा है तो इनकम टैक्स स्लैब जो एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख का है, उसमें इतने वर्षों से कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है, वो शायद बढ़ाएं। टैक्स के जरिए जो बोझ लोगों पर है उसमें थोड़ी सी कहीं पर कटौती होगी। और दिलचस्प तरीके से महाभारत के श्लोक को इसको जस्टिफाई करने के लिए आज निर्मला जी ने कहा
जी। ये विपक्ष ने क्या कहा उससे मेरा कोई लेना देना। आप एक सीरियस प्रश्न पूछिए तो मैं उसका उत्तर दूंगा। आपका ये कहना है कि अभी टैक्स घटाना था, तो ठीक है घटा देते, तो आप ऐसे बताइए कि किस चीज पे हमको खर्च कम करना चाहिए था, आप बताइए, तो हम उस तरीके से आपको उत्तर देंगे। आपको जो मैं सवाल पूछ रही हूँ आपने उसको पूरा सुना ही नहीं। मैं तो महाभारत का जो श्लोक निर्मला जी ने संसद में पढ़ा उसका कॉन्टेक्स्ट आपको बताकर अगला सवाल कर रही थी कि जो मिडिल क्लास लंबे वक्त से टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट में बदलाव नहीं किया गया है टैक्स स्लैब में, उस पे लोगों की उम्मीदें थी, क्या उसमें कुछ गुंजाइश थी कि इस बार किया जाता? मिस्टर संजीव सान्याल। देखिए, हम चाहते हैं कि हर एक को कुछ लाभ हो, टैक्स से लाभ हो या खर्च करके लाभ हो, लेकिन हर एक परिस्थिति के अनुसार ही हम लोग पॉलिसीज करते हैं। तो इस वक्त की क्या परिस्थिति है कि हम लोग एक महामारी में थे 2 साल, उसमें से हम लोग, हमारी जो अर्थव्यवस्था है उभर के निकल रही है, लेकिन अभी भी मोमेंटम बन रही है। तो उस परिस्थिति में हम लोग टैक्स काटे या हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करें। तो हमने ये कदम लिया है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे कदम लेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, 2 चीजें। एक तो है इंफ्रास्ट्रक्चर देश को जरूरी है, हम लोगों को हाईवेज चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, उनको चाहिए ही, तो ये अच्छा समय है उसको बनाने के लिए। दूसरा है कि इनमें निवेश करने से, मैंने पहले भी समझाया, इसी से तो नौकरियां आएंगी, इसी से डिमांड बढ़ेगा। आप एक ब्रिज बनाएंगे तो उसी से स्टील का डिमांड बढ़ेगा, सीमेंट का डिमांड बनेगा। तो हम लोगों ने डिमांड बढ़ाने और इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी बढ़ाने के लिए उसमें निवेश करना है। तो आप अगर निवेश करने वाले हैं तो 2 ही तरीके से आप पैसा उसके लिए जुगाड़ कर सकते हैं। एक तो आप बाजार से उसके लिए उठा सकते हैं बोरोइंग करके, या आप टैक्स से ले सकते हैं। आप बताइए, अगर हम टैक्स काट दें तो ठीक है, फिर आप बताइए कि हम लोग ऋण ज्यादा लेना चाहिए, ये कह रहे हैं कि आप ठीक से बताइए, क्योंकि अंत में तो उसी हिसाब से हम लोग कदम लेंगे। नहीं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप सवालों का जवाब देने के बजाय मुझे क्यों कह रहे हैं कि मैं सुझाव दूं। आम आदमी की जो उम्मीदें हैं उसको आपके सामने रख के, नहीं तो आप प्रश्न आम आदमी के सुझावों को आपके सामने रखकर प्रश्न ही नहीं उनकी जो उम्मीदें हैं उस पर प्रश्न कर रहे हैं, जो दशा और प्रश्न ही नहीं है। एक सेकंड, आप बोल रहे हैं ये हो रहा है, नहीं हो रहा है, आप सीधा प्रश्न बताइए, साफ से दशा और दिशा जो अर्थव्यवस्था की है। जी आराम से सर, आराम से, सवाल ही है और सवालों की आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं, यही तो मैं आपको बता रहा हूं। अच्छी बात है कि आप इतने राजनीतिक बहस में घुसे हुए हैं, उसी तरीके से आप जैसे आप बिल्कुल जैसे नहीं, आप राजनीतिक डिबेट करते हैं। टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट अगर मिडिल क्लास के लिए सवाल पूछा जा रहा है तो ये कहां से राजनीतिक हो गया? नहीं, तो आपको बता रहा हूं ना, तो इस वक्त परिस्थिति के अनुसार ये कहां से राजनीतिक हो गया? आपको मैं बता रहा हूं। इसको आपने क्यों राजनीतिक कह दिया सर? आपको मैं उत्तर दे रहा हूं, सुनेंगी कि नहीं? इस वक्त आर्थिक परिस्थिति यह है कि हम लोगों को डिमांड को बढ़ाना है, नौकरियों को बढ़ाना है, तो उसके लिए हमको खर्च करने की जरूरत है। उसके लिए हम लोगों ने साफ एक दिशा दी है, बजट में साफ से हमने बताया है कि हम लोग इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करना चाहते हैं। तो यही हमारा मेन मकसद है। मिस्टर सान्याल, बहुत धन्यवाद। आपका सवाल था और बस उसके जवाब की ही जरूरत थी। बहरहाल आइए अब आपको दिखाते हैं, क्योंकि आज हम बजट पर, इस बजट बाजार के जरिए तमाम सवाल सामने रख रहे हैं, जो लोगों की उम्मीदें थी उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। टैक्स को लेकर जो बातें हैं वो जरा आपको समझा देते हैं, क्योंकि लंबे वक्त से जो इनकम टैक्स स्लैब है वो वहीं पर टिका हुआ है, लेकिन जाहिर तौर पर 100 साल में जो एक महामारी की मार आती है उसके बाद क्या उसकी गुंजाइश थी कि टैक्स में कुछ बदलाव किया जाए? तो उसी के आंकड़े हम जल्दी से आपको बता दे रहे हैं। जो सरकार ने किया है वो हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, टैक्स फाइलिंग को लेकर अपडेट करने की व्यवस्था की गई है। तो सबसे पहला जो इसमें मामला है वो यही बनता है कि टैक्स फाइलिंग की गलती सुधारने का आपको मौका मिलता है। आईटीआर में गड़बड़ी हो तो 2 साल तक सुधार संभव है। दिव्यांग के माता पिता को अब टैक्स में छूट मिलेगी। आईटीआर में हमने आपको बता ही दिया, गड़बड़ी हो तो 2 साल तक सुधार संभव है। अगला दिखाइए, दिव्यांग के जो माता पिता हैं उनको अब टैक्स में छूट मिलेगी। कर्मचारियों की पेंशन में टैक्स पर छूट की गुंजाइश है। स्टार्टअप को मार्च 2023 तक टैक्स इंसेंटिव की बात है। टैक्स रेड में संपत्ति का कोई सेटलमेंट नहीं होगा। अगला दिखा दीजिए, टैक्स रेड में संपत्ति का कोई सेटलमेंट नहीं होगा। तो ये टैक्स फ्रंट पर जो
किया गया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं किसानों की बात, किसानों की भी बात हम आपको दिखाएंगे। आइए जल्दी से आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं जिसके जरिए किसानों के लिए क्या कुछ इस बजट में किया गया है, क्या उनकी उम्मीदें थी, क्या उस पर खरा उतरा है ये बजट। देखिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पांच राज्यों में चुनावी बयार बह रही है और इस बयार के मुख्य किरदार हैं किसान। एक बड़ी आबादी किसानों की मतदाता है और किसे नहीं मालूम कि ये किसान ही चुनाव में भाग्य विधाता है। इसीलिए बजट को अगले 25 साल का ब्लूप्रिंट बताते हुए बड़ी उम्मीदों के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि क्षेत्र के लिए ऐलानों की झड़ी लगा दी। आम बजट में कृषि क्षेत्र के लिए हुए 10 अहम ऐलान पर गौर कीजिए। किसानों के खातों में 2.37 लाख करोड़ रुपए की एमएसपी सीधे ट्रांसफर। गंगा किनारे ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। तिलहन के आयात की निर्भरता को कम किया जाएगा। किसानों को डिजिटल करने के प्रयास को तेज किया जाएगा। निजी क्षेत्र को कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए पीपीपी मॉडल पर काम किया जाएगा। नाबार्ड के जरिए खेती के क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। केमिकल मुक्त खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। 44,000 करोड़ रुपए की लागत से केन बेतवा नदी जोड़ने की परियोजना शुरू होगी, जिससे 9 लाख किसानों को लाभ होगा। फसल मूल्यांकन, भूमि रिकॉर्ड, कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा, एग्री यूनिवर्सिटी को बढ़ावा दिया जाएगा। Chemical free natural farming will be promoted throughout the country with a focus on farmers' lands in 5-kilometer wide corridors along the river Ganga at the first stage. किसानों के लिए ये बजट किस हद तक कारगर होगा, ये पीएम मोदी ने भी बताया। किसानों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में गंगा किनारे नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। सरकार ने बजट में 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित करने की बात कही है। सरकार मोटे अनाज उत्पादों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग पर जोर देगी। इसके तहत 1,000 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की उम्मीद है। इससे 1 करोड़ से ज्यादा किसान लाभान्वित होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि रेलवे छोटे किसानों के लिए नए उत्पाद विकसित करेगा। Inclusive development, our second priority. Agriculture. The procurement of wheat in Rabi 21-22 and the estimated procurement of paddy in Kharif 21-22 will cover 1,208 lakh metric tons of wheat and paddy from 163 lakh farmers, and 2.37 lakh crores will be the direct payment of MSP value to their accounts. लेकिन बजट में पीएम किसान निधि की राशि में इजाफे को लेकर कुछ नहीं कहा गया है, न ही कोई ऐसा क्रांतिकारी ऐलान जिससे किसानों की आय में इजाफा होता हो। ऐसे में किसान नेता क्या सोचते हैं, देखिए। नहीं, किस चीज में ट्रांसफर करेंगे? डायरेक्ट कर्जे में करेंगे, फसल के रेट में करेंगे, कहीं में करेंगे ट्रांसफर। वो उसी में ही ऑर्गेनिक पे जितना देंगे वो भी उसी में दिखाएंगे। जो सोलर पे इंडस्ट्रीज को देने की उन्होंने बात करी वो भी उसी में दिखाएंगे। वो कर्जा उसमें शायद दिखाने की कोशिश करेंगे। वो इरिगेशन में जो 4 नदियों का जोड़ने का प्रोग्राम है वो भी उसी में दिखाएंगे। हमने तो कहा कि आप एमएसपी पे गारंटी कानून बना दो, वो तो बना नहीं रहे। ये कह रहे कि हम डिजिटल उससे किसान के उसको जोड़ेंगे। हम कह के जोड़ो, हम तो पिछले 7 साल से कह रहे हैं। जब से प्रधानमंत्री का पायलट प्रोजेक्ट आया डिजिटल इंडिया कैंपेन वाला, हम तो कहा कि जोड़ो उसको। जो किसान 1 साल में अपना भुगतान लेता है गन्ने का या दूसरी फसलों का, उसको जोड़ दो आप उससे। भाई हम 14 दिन में, गन्ना एक्ट में यह है कि 14 दिन में भुगतान होगा। क्यों होगा 14 दिन में भुगतान? डिजिटल इंडिया आ गया ना, तो उससे जोड़ दो हमें को भी। सरकार कह रही है कि बजट में किसानों को बहुत कुछ दिया गया है, और किसान नेता क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। भाई कहाँ दे रहे हैं वो भी तो बता दो।
हमारे फसल की कीमत तो दे नहीं रहे, वैसे दे देंगे ये, कहां से दे रहे? किसान ना तो इस बजट से बहुत ज्यादा खुश हैं और ना ही बहुत ज्यादा नाराज। शायद उन्होंने बजट से बहुत ज्यादा उम्मीद रखी ही नहीं थी, इसीलिए नाराजगी भी वैसी ही है। अब सवाल ये है कि इस चुनाव में ये बजट किसानों का रुख किस ओर करेगा। मौसमी सिंह, ऐश्वर्या पालीवाल और कुमार कुणाल के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। तो चलिए अब आपको जरा दिखा देते हैं किसानों के लिए क्या कुछ सरकार ने किया है। किसानों को डिजिटल सर्विस की बात की गई है। अब हम ग्राफिक्स के जरिए जो बड़ी बातें की गई हैं किसानों के लिए वो आपको दिखा देते हैं। किसानों को डिजिटल सर्विस, पहली बात। दूसरी, ऑर्गेनिक खेती पर सरकार का जोर होगा। ये देखिए, पहली बात किसानों को डिजिटल सर्विस, इसके साथ ही ऑर्गेनिक खेती पर सरकार का जो जोर है वो महत्वपूर्ण है। रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, ये कहा जा रहा है। एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदारी होगी, एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदारी की बात की गई। गेहूं और धान की खरीद के लिए 2.37 लाख करोड़ की एमएसपी की बात है। फसल बुआई के लिए किसान ड्रोन स्पेसिफिकली बुआई को लेकर या फिर इसी के साथ फर्टिलाइजर स्प्रे हो, इन तमाम चीजों के लिए ड्रोन्स के इस्तेमाल पर सरकार ने पहल की है। गंगा कॉरिडोर के लिए ऑर्गेनिक खेती की भी योजना की गई है। तो किसानों के लिए जो था वो हमने आपको बता दिया। अब जल्दी से आइए आपको बताते हैं क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है, क्योंकि बजट के इस हिस्से पे लोगों का अच्छा खासा ध्यान रहता है कि आने वाले वक्त में कहां पर चीजें सस्ती हो सकती हैं और कहां पर वो चीजें महंगी हो सकती हैं। देखिए सस्ता महंगा पर ये रिपोर्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना चौथा बजट पेश किया तो बजट में अलग अलग सेक्टरों के लिए कई घोषणाएं की गई, लेकिन आम आदमी की जेब पर किस तरह से बोझ बढ़ने जा रहा है और किससे उसे राहत मिलने वाली है, आइए जानते हैं इस बार बजट में क्या हुआ सस्ता और क्या हुआ महंगा। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कौन कौन सी चीजें सस्ती हुई। चमड़े का सामान, कपड़ा, जूते चप्पल, खेती का सामान, पैकेजिंग के डिब्बे, मोबाइल फोन, चार्जर, डायमंड ज्वेलरी, विदेश से आने वाली मशीनें। कट और पॉलिश्ड डायमंड पर भी कस्टम ड्यूटी घटाकर 5% कर दी गई। एमएसएमई को मदद मुहैया कराने के लिए स्टील स्क्रैप पर कस्टम ड्यूटी छूट को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। मेंथा ऑयल पर कस्टम ड्यूटी को घटाया गया, जबकि कैपिटल गुड्स पर आयात शुल्क में छूट को खत्म करते हुए 7.5% आयात शुल्क लगा दिया गया है। आइए अब आपको बताते हैं क्या क्या महंगा हुआ है। आर्टिफिशियल गहने, बिना ब्लेंडिंग वाले फ्यूल, विदेशी छाते, हेडफोन, ईयरफोन, लाउड स्पीकर, स्मार्ट मीटर, सोलर सेल, एक्सरे मशीन, कैपिटल गुड्स। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर की अवधारणा को चरितार्थ करने वाला बजट है। यह ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर जोर देने वाला बजट है। काम पर जाते हुए स्कूटर, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाते हैं तो वो 100 रुपया पार। घर लौटते हुए सब्जी, दूध, आटा, दाल, राशन खरीदते हैं तो वो कई गुना बढ़ गया। मोदी और योगी सरकारें जिस जनता के नमक की सौगंध खाकर सत्ता में आई थी, उसकी कीमत भी दुगनी कर दी 7 साल में। लोग सुकून से अब एक प्याला चाय नहीं पी सकते। सरकार के मुताबिक इस बजट में आजादी के 75 साल से 100 साल तक अमृत काल में 25 साल के दौरान विकास की नींव रखी गई है। निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री के सपने के मुताबिक आजादी के 100वें साल में भारत कैसा हो, इसका विजन तैयार किया गया है। आज तक ब्यूरो। और अब बात होगी डिजिटल करेंसी की। जी हाँ, एक तरफ क्रिप्टो करेंसी को एक तरह से वैलिडिटी मिल गई, क्योंकि उससे होने वाली कमाई पर 30% टैक्स लगने की बात, 1% टीडीएस पर उसकी बात कर दी गई है। तो दूसरी तरफ 22-23 में, साल 2022-23 में डिजिटल रूपी को लॉन्च करने वाली है सरकार। ऐसे में इसे एक बड़ी क्रांति के तौर पर डिजिटल करेंसी में देखा जा रहा है। क्या कुछ इसमें हो सकता है, हमारी इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान कई बड़े ऐलान किए हैं और उनमें एक बड़ा ऐलान है डिजिटल करेंसी का। जी हां, सरकार खुद की डिजिटल करेंसी ला रही है।
और इस पर आरबीआई की तरफ से काम चल रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि आरबीआई की डिजिटल करेंसी डिजिटल रूपी को नए वित्त वर्ष की शुरुआत में ही लॉन्च कर दिया जाएगा। Introduction of a central bank digital currency will give a big boost to digital economy. Digital currency will also lead to a more efficient and cheaper currency management system. It is therefore proposed to introduce digital rupee using blockchain and other technologies to be issued by the Reserve Bank of India starting 2022 and 23. डिजिटल करेंसी को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और दूसरी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए पेश किया जाएगा। ये डिजिटल इकोनॉमी को बिग बूस्ट देगा, करेंसी मैनेजमेंट को ज्यादा एफिशिएंट और कम लागत वाला बनाएगा। अब आपको बताते हैं कि डिजिटल करेंसी आखिर है क्या। डिजिटल करेंसी का पूरा नाम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। इसे रिजर्व बैंक जारी करता है और सरकार की मान्यता मिलती है। ये केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट में भी शामिल होती है। सरकार 22-23 में लॉन्च करने वाली है, वो इस रिपोर्ट के जरिए आप समझे होंगे। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी इस वक्त हमारे साथ आज तक पर लाइव जुड़ रहे हैं। विपक्ष अपने तरीके से इस बजट की आलोचना कर रहा है, लेकिन जो हाई पॉइंट्स हैं पीयूष गोयल जी, वो आप हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे? स्वागत है आपका आज तक पर, पीयूष जी। नमस्कार। मैं समझता हूं कि इसका हाई पॉइंट ये है कि इस बजट ने आधारशिला रखी है कि आगे चल के भारत के विकास की दिशा क्या रहे। हमने इस बात को पहचाना है कि इसमें भारत की अगर आर्थिक विकास को तेज गति देनी है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलके इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत सुविधाओं पे ज्यादा केंद्रित रहना पड़ेगा, उस पर फोकस करना पड़ेगा। उसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, जो उसके कारण एक डिमांड स्टिमुलस मिलता है, जो लोगों को नए नए वस्तुओं की डिमांड बढ़ती है, चाहे वो लोहा हो, सीमेंट हो, सैनिटरी फिटिंग्स हो, अन्य अन्य प्रकार की चीजें, उससे प्राइवेट निवेश, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फिर नई कैपेसिटीज क्रिएट करता है, डिमांड को मद्देनजर रखते, और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके जब निवेश करती हैं तो देश की आर्थिक प्रगति तेज गति से होती है। युवा युवतियों को अच्छे रोजगार के अवसर, नए काम के अवसर मिलते हैं। एमएसएमई सेक्टर, उद्योग जगत, छोटा बड़ा सब प्रॉस्पर करता है और देश की प्रगति तेज गति से आगे बढ़ती है। जी, अगले 25 सालों तक आत्मनिर्भर भारत का रोड मैप इसे बताया जा रहा है। अमृतकाल का बजट बजाया है, लेकिन जो मिडिल क्लास है सर, उसकी भी बहुत सारी उम्मीदें थी। उनको लग रहा था एग्जेम्पशन लिमिट में शायद कुछ इजाफा हो, जीएसटी का रिकॉर्ड कलेक्शंस हो रहा है। तो उस फ्रंट पर क्या उस मायूसी को भी मोल लेकर आप अर्थव्यवस्था की सेहत पर ज्यादा जोर दे रहे हैं? इसको किस तरह से समझाएंगे आप पीयूष जी? ऐसा है कि भारत में रिसोर्सेज की तो कमी है। ऐसी परिस्थिति में जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको इस्तेमाल करके हम कैसे और अधिक विकास बढ़ाएं जिससे लोगों की आमदनी बढ़े। यू लुक फॉर अ लार्जर पाई। आप जो पूरा हमारे पास रिसोर्सेज है उसको, या जो संपत्ति है उसको कैसे अर्थव्यवस्था में डाल के उसके मल्टीप्लायर इफेक्ट से कैसे ज्यादा विकास को तेज गति दें, कैसे देश में जो प्रगति है वो ज्यादा बड़े पैमाने पे हो, और लोगों को नौकरी मिले, और लोगों को रोजगार मिले। इंडस्ट्री और एमएसएमई सेक्टर ग्रो करेगा तो सर्विसेज सेक्टर को भी लाभ होगा। सर्विसेज ग्रो करेगा तो एंसिलरी जॉब्स, जो इनडायरेक्ट जॉब्स होती है, चाहे वो ढाबा हो, रेस्टोरेंट हो, टैक्सी हो, ट्रांसपोर्ट हो, ये एक पूरे इकोसिस्टम को डेवलप करने में, बढ़ाने में काम में आती है। और इसका सीधा लाभ मध्यम वर्ग को होता है, युवा युवतियों को होता है। नए रोजगार के अवसर होते हैं तो स्वाभाविक रूप से मध्यम वर्ग परिवारों को, गरीबों की आमदनी को और वृद्धि होती है। तो ये सोची समझी रणनीति है कि रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके देश की पूरी अर्थव्यवस्था को और बड़ा किया जाए। ये अगर हम बड़ी तस्वीर को समझने की कोशिश करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर आप लोग कह रहे हैं जोर दे रहे हैं,
गति शक्ति योजना जो पीएम की है उसको लेकर आप लोग ये है, लेकिन विपक्ष की आलोचना पर आपका क्या जवाब होगा? क्योंकि पीयूष गोयल जी, राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के तमाम नेता इसको जीरो बजट कह रहे हैं। वो कह रहे हैं किसी को कुछ मिला ही नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो शशि थरूर ने 2 आउट ऑफ 10 दिया है इस पूरे बजट पे। वहीं पर लेफ्ट पार्टीज भी आलोचना कर रही हैं। तो विपक्ष को आपका क्या जवाब होगा? देखिए, विपक्ष को तो आलोचना करनी है। आखिर विपक्ष तो नहीं कहेगा कि बहुत अच्छा बजट है, पर राहुल गांधी जी का जहां तक सवाल है, मुझे लगता है उनको तो गणित समझने में अभी समय लगेगा। इसलिए मेरे को तो किसने बताया, उन्होंने 0 आउट ऑफ 0 बोला। अब 0 आउट ऑफ 0 अगर डिनोमिनेटर भी 0 पकड़ो तो वो तो 100% हो गया एक प्रकार से। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को पहले अर्थव्यवस्था क्या है, गणित कैसे देखी जाती है अर्थव्यवस्था की, उसको सीखने समझने में ही बहुत टाइम लगेगा। जहां तक बाकी विपक्ष की आलोचना का सवाल है, मैं समझता हूँ उनके पास आलोचना के लिए कोई ठोस मुद्दे तो है नहीं। ना ये चुनावी बजट है। इस बजट में पूरे देश की चिंता की गई है, हर वर्ग की चिंता की गई है। 135 करोड़ लोगों का बजट है। इसमें इस बजट में एक प्रकार से एक आधारशिला रखी है, आगे चल के देश का क्या भविष्य, किस प्रकार का भविष्य हम देखना चाहते हैं। और ख्याल रखिए, ये बजट के पहले 2 वर्षों में लगातार जितनी सारी योजनाएं आई, जितने सारे कदम उठाए गए आत्मनिर्भर भारत को और समृद्ध बनाने के लिए, जिस प्रकार से PLI स्कीम आई 1,57,000 करोड़ रुपए, जिस प्रकार से सेमीकंडक्टर के लिए 76,000 करोड़ रुपए की स्कीम आई, ये सब चीजें आखिर देश को आत्मनिर्भर भी बनाएंगी, निर्यात के लिए भी हमारी कैपेसिटीज बढ़ाएंगी, लाखों लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्टली रोजगार का अवसर मिलेगा। इसके मल्टीप्लायर इफेक्ट से विदेशी मुद्रा भी कमाई जाएगी और साथ ही साथ बड़े पैमाने पे लोगों की आमदनी बढ़ाने का भी साधन बनेगा। डिमांड स्टिमुलस होगा तो निजी निवेश भी आएगा। तो एक बहुत ही होलिस्टिक, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव थिंकिंग इस बजट में माननीय प्रधानमंत्री और माननीय वित्त मंत्री जी ने दर्शाई। क्रिप्टो वालों पर ऐसे क्यों बरसे सर? रेगुलेशन तो लेकर नहीं आ रहे हैं, लेकिन 30% क्रिप्टो की कमाई पर टैक्सेशन और 1% TDS, क्या माने कि उसको वैलिडिटी भी दे रहे हैं? इधर आप डिजिटल रूपी भी लाना चाह रहे हैं, इस पर छोटा सा जवाब सब। बहन जी, ऐसा है कि क्रिप्टो के 2 पहलू होते हैं, एक है करेंसी, एक है एसेट। हमने डिजिटल करेंसी रिजर्व बैंक एक इश्यू करेगा, इसकी घोषणा की है। एक प्रकार से विश्व में टेक्नोलॉजी आगे बढ़ते जा रही है। भारत आज टेक्नोलॉजी का विश्व भर में केंद्र है, तो उस ब्लॉकचेन वगैरह टेक्नोलॉजी, फिनटेक्स में हमने बहुत प्रगति की है। उसका लाभ भारत में भी आए तो रिजर्व बैंक एक वैध लीगल टेंडर करेगा करेंसी, डिजिटल करेंसी, वो तो लीगल रहेगा। जहां तक बात रही अबाउट एसेट, मैं समझता हूँ कि तो प्राइवेट सेक्टर के लोग अपने आप बना रहे हैं, उसका कोई सरकार से लेना देना नहीं। और लोग क्या एसेट खरीदे क्या बेचे वो उनकी इच्छा है, उसमें सरकार दखल अंदाज नहीं कर रहा है। लेकिन अगर कोई एसेट आप बेचते हो, उसमें कमाते हो पैसा, तो उसमें टैक्स तो सरकार को जमा करना ही पड़ता है। ये प्राइवेट एसेट्स हैं और प्राइवेट एसेट्स कोई प्राइवेट पार्टी बना रही है, इसमें सरकार की कोई सिक्योरिटी बैकिंग या किसी की सिक्योरिटी बैकिंग नहीं होने का प्राइवेट लोगों ने अपने आप देखना पड़ेगा कि वो लेना चाहते हैं ऐसे एसेट्स या नहीं लेना चाहते। लेते हैं और उसमें मुनाफा करते हैं तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा। जी पीयूष गोयल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बजट पर तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, और जो सरकार का पक्ष है उसको वो रख रहे थे। अब हमारे साथ सीधे आज तक पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी जुड़ रहे हैं। अश्विनी जी, बहुत स्वागत आपका आज तक पर। सर, बजट को लेकर प्रतिक्रियाएं अब एक एक करके आ रही है और विपक्ष की आलोचना के बीच अब आप लोगों ने मोर्चा संभाला है बजट को डिफेंड करने का। 3 बड़ी बातों के साथ शुरुआत करते हैं, जिसके दम पर आप ये बताएं हमारे देश दर्शकों को कि वाकई ये अर्थव्यवस्था को सबसे तेज गति देने वाला बजट है। दूसरी तरफ जो तमाम चुनौतियां थी, महंगाई की, बेरोजगारी की, इसी के साथ अर्थव्यवस्था की, सेहत की,
उस फ्रंट पर क्या हुआ है जिससे हम आशामय होकर आगे देखें। अश्विनी जी। देखिए, आप अगर इकोनॉमी का स्ट्रक्चर देखते हैं, आज हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है, हम 232 लाख करोड़ की इकोनॉमी है, 135 करोड़ हमारी जनसंख्या है, नौजवान रोजगार के अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट करेंगे? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है जब नया इन्वेस्टमेंट आता है, नए प्रोजेक्ट होते हैं, नई फैक्ट्री बनती है, नई बिजनेस लाइंस होती है, नई डिजाइन्स क्रिएट होती है, तो इस सब से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए, पिछले बजट में 5.5 लाख करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो कि एक हिस्टोरिक था, वो किया गया था। उसकी सक्सेस को देख के, उस पर बिल्डअप करके इस बजट में 7.5 लाख करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है, आउटले किया है। अब आप इसका इम्पैक्ट देखिए, 7.5 लाख करोड़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब इकोनॉमी में मल्टीप्लायर इम्पैक्ट से 30 लाख करोड़ का असर आता है। 7.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट से करीब 28 से 30 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। साथ ही साथ उसका सेकंड एस्पेक्ट आता है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में 2 साल पहले PLI स्कीम लगाई गई, बहुत अच्छी सक्सेसफुल स्कीम है 14 सेक्टर्स में। मैं आपको केवल एक सेक्टर की अगर बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, 7 वर्षों पहले, 10 वर्षों पहले इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर भारत में नाम मात्र की थी, नेग्लिजिबल थी। आज ये संख्या 5.5 लाख करोड़ की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग भारत में पहुंच चुकी है, यानी $75 बिलियन। एम्प्लॉयमेंट कितना है इसमें? 22 लाख एम्प्लॉयमेंट है। अब इसकी कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस, रेगुलेटरी इम्पैक्ट, सारे पे काम कर रहे हैं हम लोग, प्रयास कर रहे हैं, और अब इसको पहुंचाना है हमें $75 बिलियन से $300 बिलियन, यानी 22 लाख करोड़ तक पहुंचाना है। आप सोचिए, जो आज एम्प्लॉयमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में 22 लाख का है, वो कम से कम 3 से 4 गुना बढ़ेगा। तो ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का, देश की इकोनॉमी को एक फाउंडेशन इस तरह का क्रिएट करना, जिससे आज हम एक मैच्योर लेवल पे उससे कैसे आगे ले जाएं, बहुत ही महत्वपूर्ण और पाथ ब्रेकिंग बजट है। क्या हम माने, तूफान से कश्ती निकल गई है जो महामारी की थी, लेकिन उसी के साथ क्या अब गति आ रही है? जो बड़े बदलावों की बात हो रही है, क्योंकि इसके बाद में मिडिल क्लास की जो टैक्स की उम्मीदें थी, या फिर क्रिप्टो पर आपसे बात करूंगी, लेकिन क्या एक निर्णायक मोड़ ये है इस बजट के साथ? क्या कश्ती तूफान से निकल गई? ये डेफिनेटली एक निर्णायक मोड़ है। हम अमृतकाल में प्रवेश कर रहे हैं। अमृतकाल हम देश की फाउंडेशन को इस तरह से ले जाना है कि आज देखिए $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी, हम लोग मैच्योर इकोनॉमी है। इस इकोनॉमी को आप केवल शॉर्ट टर्मिज्म से हैंडल नहीं कर सकते, इसमें आपको लॉन्ग टर्म स्टेप हमेशा हमें लेने ही पड़ेंगे। वही लॉन्ग टर्म स्टेप्स लिए गए और बहुत अच्छे स्टेप्स लिए गए। मेरा अनुमान है, मेरी जो स्टडी है उसके हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट लेवल हम मेंटेन अगर करते हैं अगले 3-4 वर्षों तक, तो हम कंसिस्टेंटली 8-8.5% ग्रो कर सकते हैं। भारत की जनसंख्या 1% ग्रो होती है, हमें एम्प्लॉयमेंट कम से कम 3-4% ग्रो करना पड़ेगा। 3-4% ग्रो करने के लिए हमको ग्रोथ का लेवल 8-8.5-9% लाना ही पड़ेगा। तो ये बहुत सोची समझी, बहुत मेथोडिकल, बहुत साइंटिफिक, बहुत एविडेंस बेस्ड प्रक्रिया में ये बजट बना है। मैं मानता हूं कि ये देश के लिए निर्णायक है और बहुत ही भविष्य के लिए अच्छा है। बड़े बड़े भारी भरकम मंत्रालय आप संभालते हैं सर, इसीलिए क्या हम माने कि अमृतकाल अब 5G की रफ्तार से चलेगा? 5G में 2 बहुत बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। देखिए आप, 5G केवल स्पेक्ट्रम ऑक्शन करके रोल आउट करना ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी का विजन है 5G का पूरा टेक्नोलॉजी स्टैक आप आत्मनिर्भर भारत में हमारा अपना डेवलप करके उसको टेस्ट करें, प्रूव करें, उसके बाद में उसको एक्सपोर्ट भी करें। तो अब देखिए, पहली बार इतिहास में पहली बार भारत की IP राइट्स 5G के स्टैंडर्ड्स में इंक्लूड हुई। पहला, कोर नेटवर्क अपना बना, रेडियो नेटवर्क अपना बना, टेलीकॉम गियर, जितना टेलीकॉम इक्विपमेंट जो लगता है टावर्स वगैरह पे, उसकी मैन्युफैक्चरिंग PLI स्कीम में अभी चालू हुई। 5G के हैंडसेट्स अपने बनने चालू हुए। तो देखिए, जिस देश ने कभी सोचा नहीं था कि अपनी टेक्नोलॉजी होगी और उसको हम एक्सपोर्ट करने की बात करेंगे, हम केवल इंपोर्ट पे रहते थे निर्भर, आज आत्मनिर्भर होकर बाहर जाने की बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, तो हमारे क्रिटिक्स को ये चीज सुहाएगी क्या?
ठीक है, जरा सा एक क्रिप्टो करेंसी पर अब आपसे सवाल कर लेते हैं। सर, रेगुलेशन तो आया नहीं, टैक्सेशन पहले आ गया, 30%, मतलब भारी भरकम टैक्सेशन क्रिप्टो करेंसी पर। क्या रेगुलेशन के बारे में भी सरकार सोच रही है? और 1% TDS भी होगा, इसको किस तरह से देखें? और डिजिटल रुपी पर भी सर, कि वो किस तरह से उसको लोग समझे, आम व्यक्ति, और 22-23 में से लॉन्च करना है तो वो किस तरह का होगा, जो ये डिजिटल रुपी की बात हुई है? जी, करीब करीब दुनिया में 80 के आसपास देश, उनके सेंट्रल बैंक्स, जो हमारा RBI की इक्विवेलेंट है, वो लोग एक डिजिटल करेंसी पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। कुछ देशों ने इस डिजिटल करेंसी के कॉन्सेप्ट को रोल आउट भी किया है, कुछ पायलट्स हुए हैं, कुछ ठीक ठाक स्केल पे पहुंच रहे हैं। भारत में जितना टैलेंट है, उस टैलेंट को देखते हुए मुझे विश्वास है कि RBI का डिजिटल रुपी वन ऑफ द लीडिंग डिजिटल करेंसीज बनेगा। क्यों इम्पोर्टेंट है ये RBI के द्वारा ही जारी होना? इसलिए इम्पोर्टेंट है कि देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी हो, फिस्कल पॉलिसी हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हो, फॉरेक्स रिजर्व्स का मामला हो, इन सब का कंट्रोल, इन सब का मैनेजमेंट सेंट्रल बैंक ही करना चाहिए। इसके अलावा और कोई दूसरा नहीं करना चाहिए। आप और मैं अगर रुपए प्रिंट करना चालू करेंगे तो क्या वो सोसाइटी में हम सस्टेन कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा मानना है कि RBI का जो आज बजट में अनाउंसमेंट हुआ डिजिटल रुपी का, बहुत अच्छा स्टेप है, और इंडिया के टैलेंट से हम लीडिंग इस रोल में भी पहुंचेंगे। ठीक है, एक आखिरी सवाल है सर, उसका बहुत छोटा सा मुझे जवाब दीजिएगा, वक्त लगभग समाप्त हो रहा है। आप अलग अलग रेलवे से लेकर IT, संचार, बहुत सारे मंत्रालयों को संभाल रहे हैं। इस बजट के बाद इम्प्लीमेंटेशन के तौर पर सबसे बड़ा चैलेंज आप क्या देख रहे हैं, कहां पर देख रहे हैं? इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। डेफिनेटली हम लोग तैयार हैं इसके लिए। पिछली बार के भी आप देखिए, हम पहले 1250 मिलियन टन के आसपास करते थे, इस बार हम 1400 मिलियन टन पे पहुंचे हैं रेलवे में फ्रेट लोडिंग। 1475 का टारगेट लेके चल रहे हैं अभी। कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमारा 75% दिसंबर के एंड तक कंप्लीट हुआ था, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो इम्प्लीमेंटेशन में जरूर बहुत मेहनत लगती है, और उस मेहनत के लिए हम तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, आज तक पर जुड़ते हुए धन्यवाद आपका।